हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो राजस्थान पॉलिटी की इस सीरीज में पिछली क्लास में हमने विधानसभा के बारे में बात की थी कि विधानसभा क्या होती है, उसकी संरचना किस तरीके की होती है, विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किस तरीके से होता है, शपथ कैसे लेते हैं, त्याग पत्र किसे देते हैं, और उसके बाद में हमने देखा था कि विधानमंडल जो है वो कार्य क्या क्या करता है। और उस क्लास में मैंने ये भी कहा था कि जो अगली क्लास हम करेंगे उसमें हम विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि विधानसभा में किस तरीके से कार्य होता है। आप लोगों ने सुने भी होंगे एग्जाम में कि तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, ये सारी जितनी भी शब्दावली होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे विधानसभा की कार्य प्रणाली में। देखो, इसकी शुरुआत में करता हूं इस पॉइंट से। यहां पर लिखा हुआ है कि विधानसभा की बैठक का जो पहला घंटा होता है, जो पहला घंटा की शुरुआत कब से होती है? 11 बजे से होती है। और जो पहला जो घंटा होता है इसको कहा जाता है प्रश्नकाल। और इस प्रश्नकाल में क्या होता है कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो जो मंत्री हैं उनसे संबंधित विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनरली ये प्रश्न 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होता है तारांकित प्रश्न, दूसरे तरह के प्रश्न होते हैं अतारांकित प्रश्न, और एक प्रश्न होते हैं अल्प प्रश्न। अब देखो, तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न का मतलब है कि जिन प्रश्नों पर तारा अंकित होता है उन्हें तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्न होने का मतलब है कि यह प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? मौखिक रूप से पूछे जाएंगे। जैसे आपने विधानसभा की जो कार्यवाहियां हैं वो भी देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि कुछ सदस्य मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, फिर मंत्री जी उसका जवाब देते हैं, और फिर सदस्यों के द्वारा फिर एक काउंटर प्रश्न पूछा जाता है। उसी तरीके से उस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो तारांकित प्रश्न होते हैं। और जिस प्रश्न पर तारांकित होता है वो प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो मौखिक प्रश्न होते हैं उन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यानी जो प्रश्न मौखिक पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों पर तारा अंकित होता है उनके संबंध में हम अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब देखो, अनुपूरक प्रश्न क्या होता है? जैसे मान लो किसी सदस्य ने मंत्री जी से सवाल पूछा, मंत्री जी ने सवाल का जवाब दिया। अगर मान लो सदस्य उस जवाब से संतुष्ट नहीं होता है या फिर उसके किसी एक और पक्ष से संबंधित वो प्रश्न पूछना चाहता है, तो वो साथ के साथ एक बार और प्रश्न मंत्री जी से पूछ सकता है। यानी उसी हिस्से से, उसी प्रश्न के एक खास हिस्से को लेकर के एक बार फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न होते हैं अनुपूरक प्रश्न। और अनुपूरक प्रश्न जो है वो किसमें पूछे जाते हैं? तारांकित प्रश्नों में पूछे जाते हैं। यानी ऐसे प्रश्न जिस पर तारांकित होता है। इसकी एक लिमिट भी तय की गई है। ऐसे तो जैसे मान लो विधानसभा की कार्यवाहियां चल रही है, बहुत सारे सदस्य होते हैं, सभी को प्रश्न पूछने होते हैं, तो इसमें एक फिक्स कर रखा है कि जो सदस्य होंगे, एक सदस्य एक दिन में 2 से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता। यानी कोई भी सदस्य है विधानसभा का, वो एक दिन में 2 से अधिक तारांकित प्रश्न नहीं पूछ सकता। अब देखो, कौन सा प्रश्न तारांकित है, प्रश्नों को स्वीकार करना है या फिर नहीं करना है, तो इसके संबंध में फैसला कौन करता है? जो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसके संबंध में फैसला करता है। तो प्रश्नों की ग्रहणता के संबंध में जो निर्णय लेते हैं वो कौन लेता है? विधानसभा का अध्यक्ष लेता है। अब दूसरे तरीके के प्रश्न है अतारांकित प्रश्न। तो सिंपल सी बात है कि अतारांकित है, यानी इस पर तारांकित नहीं होता है। तारांकित नहीं होता है तो तारांकित प्रश्न के जस्ट अपोजिट है। यानी जैसे तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, लेकिन अतारांकित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? लिखित प्रश्न होते हैं। यानी इनको लिखित रूप में पूछा जाता है। अब लिखित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन पर अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि देखो, जैसे मान लो आपको कोई सवाल का जवाब चाहिए मंत्री जी से, तो आप लिखित में अपना प्रश्न देते हो, वो प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष के पास में जाता है, फिर विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से जो है वो मंत्री जी के पास में जाता है, और फिर 14 दिन के भीतर भीतर उस सवाल का जवाब लिखित रूप से देना होता है। और आपके घर पर ये जो भी आपने एड्रेस दिया है वहां पर क्या आएगी? उसकी प्रति आएगी जवाब की। अब देखो, लिखित जवाब हो गया, उसकी प्रति भेज दी गई, तो आप अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हो? जैसे मौखिक में तो आपको पता ही, जैसे मैंने सवाल पूछा मंत्री जी से, मंत्री जी ने जवाब दिया, मुझे वो जवाब पसंद नहीं आया या फिर मुझे थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं हुई, तो मैं साथ के साथ प्रश्न पूछ सकता हूं। लेकिन लिखित जो मामले होते हैं उसमें अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? तो जो अतारांकित प्रश्न होते हैं, जिस पर तारांकित नहीं होता है, वो पहली चीज की वो लिखित प्रश्न होते हैं।
और लिखित प्रश्न है इसलिए उन पर अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछे जा सकते। और इसकी अवधि कितनी है? 15 दिन के भीतर भीतर जो है इसका लिखित जवाब की एक प्रति भेजी जाती है। यानी कोई भी जो जवाब दिया जाएगा उसके लिए अवधि कितनी निर्धारित की गई है? 15 दिन निर्धारित की गई है। यानी मंत्री जी को 15 दिन के भीतर भीतर जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका लिखित में क्या देना पड़ेगा? जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद में तीसरी तरह के प्रश्न है अल्प सूचना वाले प्रश्न। अब देखो अल्प सूचना वाले प्रश्नों का क्या मतलब है कि यह प्रश्न 10 दिन के नोटिस के साथ निर्धारित प्रपत्र में ही पूछा जाता है। यानी यदि आप लोगों को प्रश्न पूछना है जिसमें आप लोगों ने पहले सूचना नहीं दी है तो पहली चीज की ये प्रश्न 10 दिन के नोटिस के साथ साथ, यानी जो 10 दिन के भीतर भीतर प्रश्न पूछने हैं तो नोटिस कितने दिनों का दिया जाता है? 10 दिनों का दिया जाता है। और अल्प सूचना वाले प्रश्नों का एक फिक्स फॉर्मेट भी होता है, उसी फॉर्मेट में आप क्या पूछ सकते हैं? प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न 10 दिन के नोटिस के साथ निर्धारित प्रपत्र में पूछा जाता है। उत्तर जो है इसके भी मौखिक दिए जाते हैं और मौखिक दिए जाते हैं इसलिए अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आ सकता है स्टेटमेंट का। जैसे ये प्रश्न आए कि तारांकित प्रश्न जो है वो लिखित दिए जाते हैं, मौखिक दिए जाते हैं, या फिर इस तरीके के प्रश्न की अतारांकित प्रश्नों में क्या अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्या याद रखना है? पहला याद ये रखना है कि जो तारांकित प्रश्न है वो क्या, उस पर क्या अंकित होता है? तारांकित होता है। वो कैसे पूछे जाते हैं? मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। अब मौखिक रूप से पूछ रहे हैं तो उस पर जो है जवाब मंत्री जी देते हैं तो आप उन पर अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जबकि जो अतारांकित प्रश्न है वो लिखित होते हैं इसलिए उन पर अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते। और उसका जवाब कैसे मिलेगा? तो 15 दिन की अवधि के भीतर भीतर आपको जवाब की एक प्रति भेज दी जाएगी। अल्प सूचना वाले प्रश्न क्या होते हैं कि 10 दिन की अवधि के निर्धारित नोटिस के आधार पर जो प्रपत्र है, फॉर्मेट बनाया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछने होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। और अल्प सूचना वाले प्रश्न भी क्या पूछे जाते हैं? मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। मौखिक पूछे जाते हैं, इस पर भी अनुपूरक प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्नों में जो है वो क्या दे रखा है कि एक सदस्य एक दिन में 2 से अधिक प्रश्न नहीं पूछ सकता। यानी विधानसभा का कोई भी सदस्य एक दिन में 2 सवाल तक जो है वो तारांकित प्रश्नों में पूछ सकता है। और कोई भी प्रश्न को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है या नहीं करना, तो इसकी जो ग्रहणता है उसका निर्णय कौन करता है? संबंधित सदन का क्या करता है? अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये 3 तरह के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। देखो मुझे पता है कि आप लोगों ने इस तरह की पॉलिटी नहीं पढ़ रखी होगी या फिर ये टॉपिक पढ़ तो रखा होगा लेकिन बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। जैसे जनरली हम मुख्यमंत्री पढ़ लेते हैं, राज्यपाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में जो हाई कोर्ट वाला हिस्सा है उसको हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो विधानसभा की जो कार्यवाही वाला हिस्सा है उसको हम बहुत कम पढ़ते हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इसको समझने में दिक्कत आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जितना आसान भाषा में आपको समझाया जाए उतना समझे। बाकी ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, आप लोग ठीक से ध्यान देना इस क्लास में। अब देखो हमने प्रश्नों के बारे में पूछ लिया कि 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं प्रस्तावों को लेकर के, यानी कि जो विधानसभा में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं वो प्रस्ताव कैसे होते हैं। तो प्रस्ताव बहुत सारे लाए जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रस्ताव है वो है अविश्वास प्रस्ताव। ये आप लोगों ने इसके संबंध में कई बार प्रश्न एग्जाम में देखे होंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो नियम 132 के तहत विपक्ष द्वारा लाया जाता है। अगर मुझे आप पूछे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि आरपीएससी जिस तरीके के प्रश्न पूछ रही है उन प्रश्नों के हिसाब से आपको ये याद रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव नियम 132, ये नियम याद रखना आप, नियम 132 के तहत विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और समर्थन कुल विधानसभा सीटों का 20% सदस्यों के या कम से कम 40 सदस्यों का समर्थन हस्ताक्षर इस पर आवश्यक है। यानी अगर आप लोग अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो तो इस पर जो है आपकी कुल विधानसभा सीटों का 20% या फिर कम से कम 40 सदस्य जो है उनके साइन तो इस प्रस्ताव पर होने चाहिए। जब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा आप प्रस्ताव नहीं ला सकते या फिर आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या क्राइटेरिया है? या तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 20% या फिर कम से कम 40 सदस्यों के तो उस पर हस्ताक्षर होने ही चाहिए। और अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में नियम कौन सा है? तो उसके संबंध में नियम है नियम 132। कौन लेकर के आता है? विपक्ष के द्वारा ये लाया जाता है। देखो सिंपली क्या है कि अविश्वास शब्द को आप समझिए।
अविश्वास का मतलब है कि सरकार में विश्वास नहीं है, यानी सरकार के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है। ऐसा कौन बोल रहा है? विपक्ष बोल रहा है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है, हमें सरकार में अविश्वास है, तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं कि इनके पास में बहुमत है या फिर नहीं है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आएगा? विपक्ष लेकर के आएगा। क्योंकि सोचो आप कि सत्ताधारी जो पार्टी है, जो सत्ता पक्ष है, वो इस तरीके का प्रस्ताव क्यों लेके आएगा अविश्वास को लेकर के, है ना? तो सत्ता पक्ष कौन का प्रस्ताव लेकर के आता है? वो लेकर के आता है विश्वास प्रस्ताव, कि हमें विश्वास है कि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है। और विपक्ष कहता है कि हमें अविश्वास है आपके ऊपर कि आपके पास में संख्या यानी समर्थन जो है पूरा नहीं है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव तो कौन लेकर के आता है? विपक्ष लेकर के आता है। जबकि विश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आते हैं? सत्ता पक्ष लेकर के आती है। अब देखो, अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया मान लो, तो क्या हो जाएगा? ये भी तो प्रश्न है ना, कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और मान लो ये पारित हो गया तो क्या होगा? तो यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो जो संपूर्ण जो मंत्री परिषद है उसको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने में निहित है कि जो सरकार है उसके पास में पूरा समर्थन नहीं है, और समर्थन नहीं है इसलिए मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। अगर ये पारित नहीं होता है, मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव, मान लो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए और वो पारित नहीं हुआ, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि सरकार के पास में पर्याप्त संख्या है, पूर्ण बहुमत है, लेकिन पारित नहीं हुआ तो पुनः 6 माह में नहीं लाया जा सकता। यानी अगले 6 महीने तक आप ये नहीं ला सकते। जैसे मान लो आपने अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए विधानसभा में और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो अगले 6 महीने तक आप फिर से अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ठीक है, तो क्या याद रखना है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में? नियम 132 लेकर कौन आएगा? सरकार लेकर के आएगी। कितने लोगों के हस्ताक्षर प्रस्ताव पर चाहिए? तो कुल विधानसभा सदस्यों के 20% या फिर कम से कम 40 सदस्यों का तो हस्ताक्षर होना ही चाहिए। उसके अलावा जो है अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया तो क्या होगा? तो यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सरकार, ये मान लिया जाएगा कि सरकार के पास में पर्याप्त संख्या नहीं है और मंत्री परिषद को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। अब हम आते हैं विश्वास प्रस्ताव पर। अविश्वास प्रस्ताव हमने पढ़ा, अब आते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। देखो, विश्वास प्रस्ताव जो है इसका उल्लेख संविधान में, न तो संविधान में है, ना जो विधानसभा की नियम प्रक्रिया जो बनी हुई है न उसमें है, तो इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। ये क्या है? शुद्ध एक भारतीय संसदीय परंपरा है। यानी विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख न तो संविधान में है, न जो संसद या फिर जो विधानसभा की जो नियम प्रक्रिया है वो बनी हुई है, उसमें भी विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। और ये क्या है? हमारी भारतीय संसद की क्या है? परंपरा है। विश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आते हैं? तो सत्ता पक्ष के द्वारा ये लाया जाता है। और ये कहां पर ला सकते हैं? केवल विधानसभा में लेकर के आ सकते हैं। यानी विश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा में लाया जाता है। लेकर कौन आएगा? सत्ता पक्ष लेकर के आएगा। क्यों लेकर के आएगा? क्योंकि देखो, सरकार ये कह रही है कि हमारे पास में पूरा विश्वास है, हमें हमारी सरकार पर पूरा विश्वास है, हमारे पास में संख्या बल पर्याप्त है, पूर्ण बहुमत है हमारे पास में। तो सत्ता पक्ष के द्वारा क्या लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। कहां पर लेकर आएंगे? केवल विधानसभा में। और ये पॉइंट इसलिए है क्योंकि भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है, तो उनके लिए है कि इस तरह का जो प्रस्ताव है किसमें लाया जा सकता है? केवल विधानसभा में लाया जा सकता है। अब इसमें भी है कि मान लो प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि सरकार गिर जाती है। यानी सरकार जो है, ये मान लिया जाता है कि सरकार के पास में पूर्ण बहुमत नहीं है, पूरा समर्थन नहीं है, इसलिए क्या गिर जाती है? सरकार गिर जाती है। आप याद करो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय वो विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे और एक वोट जो है उससे विश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हुआ था। और इसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार क्या होती? गिर गई थी उस समय। तो वो किसका मामला था? वो विश्वास प्रस्ताव का मामला था और एक वोट जो है उसमें कम रहा था। तो समझ में आ गया होगा आपको अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बीच का फर्क, कि विश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आएगी? सरकार लेकर के आती है। और अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आता है? विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। उसके बाद में हम थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा आप इसमें ये लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये किसके बारे में है? ये इस अविश्वास प्रस्ताव के बारे में है। और ये किसके बारे में? ये विश्वास प्रस्ताव के बारे में है। प्रस्ताव लाने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यानी कोई भी विपक्ष की तरफ से कोई भी व्यक्ति यदि अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा है तो उसे इस बात का कारण बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर के आ रहा हूं। तो कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है।
अनुमति मांगने के 10 दिन के भीतर भीतर ये प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। यानी अगर आप लोगों ने अनुमति मांग ली एक बार अविश्वास प्रस्ताव के लिए, तो फिर 10 दिन के भीतर भीतर आपको ये प्रस्ताव पेश करना होगा। उसके बाद में लिखा हुआ है कि बैठक प्रारंभ होने से पहले जो विधानसभा के जो सचिव हैं उनके पास उनको लिखित सूचना देनी होगी। यानी विधानसभा में जो सचिव हैं उनको लिखित सूचना देनी होगी बैठक प्रारंभ होने से पहले। और अगर हम राजस्थान की हिस्ट्री में देखें अब तक, तो राजस्थान की विधानसभा में 13 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। राजस्थान की विधानसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि एक बार भी यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। यानी राजस्थान विधानसभा में 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन पारित एक बार भी नहीं हुआ। तीसरी विधानसभा जो ऐसी थी, उस तीसरी विधानसभा में 5 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इन थर्ड विधानसभा का जो टेन्योर था उसमें 5 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और राजस्थान विधानसभा के अब तक के इतिहास में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? 13 बार। अब हम विश्वास प्रस्ताव के बारे में देखते हैं कि राजस्थान विधानसभा में अब तक 5 बार विश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन 5 बार में से एक बार भी सरकार नहीं गिरी। तो प्रश्न यह है कि अविश्वास प्रस्ताव राजस्थान विधानसभा में अब तक कितनी बार लाया गया? 13 बार लाया गया। थर्ड विधानसभा में कितनी बार लाया गया था? 5 बार लाया गया था। उसके बाद में विश्वास प्रस्ताव जो है वो कितनी बार लाया गया? तो वो लाया गया 5 बार, लेकिन एक भी बार सरकार नहीं गिरी। तो न तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये भी पारित नहीं हुआ, और ये जो विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं ये हमेशा से पारित हुआ, और सरकार जो है एक बार भी नहीं गिरी। अगर हम देखें तो 3 बार जो है भैरों सिंह शेखावत साहब जो थे वो मुख्यमंत्री थे, उस समय विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। तो प्रश्न यह है कि विधानसभा में सर्वाधिक बार विश्वास प्रस्ताव किसने पेश किया, कौन लेकर के आए? भैरों सिंह शेखावत। और 2 बार अशोक गहलोत की सरकार में लाया गया। अंतिम तो आपको पता ही होगा 14 अगस्त 2020 के समय, जिस समय आपने देखा होगा पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में सचिन पायलट वाला जो पूरा मुद्दा है, पूरा जो केस है, उसमें गहलोत सरकार के द्वारा उस समय 14 अगस्त 2020 को जो है अंतिम बार विश्वास प्रस्ताव लाया था कि हमारे पास में पूर्ण बहुमत है, पूरी सरकार के पास में पूरी संख्या है, और उसके बाद में ये प्रस्ताव विश्वास प्रस्ताव पारित भी हो गया था। और इसके साथ में ये मान लिया गया था कि सरकार के पास में क्या है? पूरा बहुमत है। तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा बार विश्वास प्रस्ताव, तो भैरों सिंह शेखावत 3 बार, अशोक गहलोत का 2 बार। अंतिम बार कब लाया गया? 14 अगस्त 2020 को। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव 13 बार। तीसरी विधानसभा में कितनी बार लाया गया? 5 बार लाया गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है, थोड़ा सा और इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। देखो, पहली बार अक्टूबर 1952 में टीकाराम पालीवाल जी की जो काम चलाऊ सरकार थी उसके विरुद्ध सबसे पहले लेकर के आए। और ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आए? तो ये लेकर के आए थे निर्दलीय के एक विधायक इंद्रनाथ मोदी जी के द्वारा। यानी जो निर्दलीय एक विधायक इंद्रनाथ मोदी, वो अक्टूबर 1952 में टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। 6 बार जो है अविश्वास प्रस्ताव मोहनलाल सुखाड़िया जी के विरुद्ध पेश किया गया। यानी ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनके विरुद्ध सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। कितनी बार लाया गया? 6 बार। अंतिम बार कब लाया गया अविश्वास प्रस्ताव? तो 1985 में हरिदेव जोशी जी के विरुद्ध जो है अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो प्रश्न ये पूछे कि पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो अक्टूबर 1952 में टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध। कौन लेकर के आए? इंद्रनाथ मोदी। उसके बाद में सर्वाधिक बार किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए? तो 6 बार। किसके? मोहनलाल सुखाड़िया। और उसके बाद में अंतिम बार कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो 1985 में हरिदेव जोशी के विरुद्ध अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब हम इसके अलावा देखते हैं और कौन से प्रस्ताव है विधानसभा में जो हमें पढ़ने चाहिए। तो पहला प्रस्ताव है इसमें, यह है स्थगन प्रस्ताव, जिसे हम काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं। यानी स्थगन प्रस्ताव को हो चाहे काम रोको प्रस्ताव, बात एक ही है। इसका मतलब है कि ऐसे प्रस्ताव के द्वारा ऐसे गंभीर विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिन विषयों पर शीघ्र विचार नहीं होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यानी ऐसे विषय जिन पर अगर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे विषयों पर जो सदन है उसका ध्यान आकर्षण करने के लिए
वो ऐसे विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए वो जो प्रस्ताव चल रहा है, जो कार्यवाही चल रही है, उसको रोक करके उनका पूरा ध्यान इस गंभीर विषय पर लाने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव। तो काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव क्या है कि ऐसे प्रस्ताव द्वारा ऐसे गंभीर विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है जिन विषयों पर यदि शीघ्र विचार नहीं किया गया तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ऐसा प्रस्ताव जो है वो विधानसभा अध्यक्ष जो है उसकी सहमति से ही पेश किया जाता है। यानी यदि स्थगन प्रस्ताव या फिर काम रोको प्रस्ताव जो है आपको पेश करना है तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? विधानसभा अध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। उसके बाद में है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान को आकर्षित करना, देखो शब्द में लिखा हुआ है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। सदन की चल रही कार्यवाही को रोक करके किसी विषय पर एक मंत्री के ध्यान को आकर्षित करने हेतु लाया गया प्रस्ताव। मान लो सदन की कार्यवाही चल रही है, उस कार्यवाही को बीच में रोक करके कोई खास जो मंत्री है उस मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक विशेष मुद्दे पर, तो इस तरह का जो प्रस्ताव लाया जाता है वो कौन सा है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और पूरे सदन का जो है ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? काम रोको या स्थगन प्रस्ताव। और स्थगन प्रस्ताव से क्या नहीं लाए तो क्या हो सकता है? तो ऐसे विषयों पर, जिन विषयों पर शीघ्र विचार नहीं होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, ऐसे विषयों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरे सदन का कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? स्थगन प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हो ही गया कि एक मंत्री के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो ये वीडियो की टेस्ट सीरीज है, क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से चलाई जा रही है, आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा। तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि टोटल 24 टेस्ट आपको इस वीडियो की टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। आपके एग्जाम डेट भी संभावित 31 अगस्त के लगभग बताई गई है, अभी तक ये संभावित है, हालांकि इसमें बदलाव हो सकता है। तो इसको देखते हुए ही टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है। तो टोटल 24 टेस्ट है, जिसमें से 16 टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, 8 टेस्ट क्या होंगे? फुल लेंथ होंगे। और इसकी प्राइस भी कितनी रखी गई है? 349 रुपए रखी गई है। और इसमें भी अगर आप NS01 एक कूपन कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी ये टी सीरीज आप खरीदोगे, इसकी प्राइस 349 रुपए है। खरीदते समय अगर आप लोग NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा मान लो किसी को कोर्स का कोई खास हिस्सा पढ़ना है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उसके लिए पटवार और जो वीडियो है इसके कॉमन कोर्स कॉम्बो कोर्स चल रहा है। और इस कॉम्बो कोर्स की जो प्राइस है वो भी 1999 रुपए रखी गई है। और इसमें क्या क्या मिलेगा? पहली चीज, इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो एकदम फ्री मिलेगी। उसके अलावा जो संपूर्ण कक्षा है HD डिजिटल पैनल पर आधुनिक सुविधाओं के साथ मिलेगी। उसके बाद में आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। वीडियो कोर्स के साथ साथ प्रिंटेबल नोट्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे। तो ये कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं। इसकी प्राइस भी 1999 रुपए है। इसमें भी आप NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा मान लो किसी का मन है कि मैं सेपरेट मैथ ही पढ़ना चाहता हूं केवल वीडियो के लिए, तो वीडियो के लिए अगर आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं और आप पूरा कोर्स परचेज नहीं करना चाहते तो सेपरेट मैथ्स के लिए भी कोर्स है एक। इस में वीडियो की पूरी जो मैथ्स है उसको कवर किया गया है और इसकी प्राइस भी 399 है, 399 रुपए। इसमें भी अगर आप NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा एक ये पटवार की बुकलेट चल रही है हमारी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं खरीदी है तो इसको जरूर खरीदें, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं, संभावित एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकते हैं, उन प्रश्नों की व्याख्या क्या हो सकती है, तो बहुत डिटेल में तो व्याख्या दी गई है। बहुत अच्छे स्तर के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो ये पूरे जितने भी ऑफलाइन के टेस्ट हैं इनको कंबाइन करके एक बुकलेट तैयार की गई है। तो ये बुकलेट आपको अपने नजदीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी, तो आप उसको ले सकते हैं। और इसके साथ में आपको क्या मिलेगी? 15 OMR भी फ्री मिलेगी, जिसके तहत आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो एग्जाम की तरह। सेम जैसे एग्जाम में हम एग्जाम देते हैं जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं, फिर हम उसके गोले फिल करते हैं, तो उसी तरीके से सेम उसी मोड पर आप इसमें क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस कर सकते हो। तो टॉपिक पर वापिस आते हैं अपन। जैसे हमने पहला प्रस्ताव क्या पढ़ा था? काम रोको या स्थगन प्रस्ताव। उसके बाद में जो प्रस्ताव था वो कौन सा था? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। और तीसरा प्रस्ताव है निंदा प्रस्ताव। निंदा शब्द में छुपा हुआ है कि किसी की निंदा करना। तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार खुद की निंदा करेगी, है ना? तो निंदा प्रस्ताव कौन लेकर के आएगा?
विपक्ष लेकर के आएगा। क्या करेगा? सरकार जो भी नीतियां चला रही है, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सरकार के जो भी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की, सरकार की मंशा की जो है इसमें क्या की जाती है? निंदा की जाती है। लेकिन एक खास बात यह है कि इसके कारण बताना आवश्यक है। यानी अगर आप लोग या फिर विपक्ष जो है वो निंदा प्रस्ताव लेकर के आना चाहते हैं तो इस निंदा प्रस्ताव के कारण संबंधित सदन के अध्यक्ष को बताने होंगे कि हम ये प्रस्ताव क्यों लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने कि निंदा प्रस्ताव कौन लेके आएगा? विपक्ष लेकर के आएगा। कहां लेकर के आएगा? केवल विधानसभा में लेकर के आ सकता है। और इसमें क्या होगा कि सरकार की कोई नीति है, कोई योजना है, कोई कार्यक्रम है, कोई पॉलिसी है, उसकी क्या की जाएगी? निंदा की जाएगी। और इसके कारण बताने भी जरूरी है कि हम ये प्रस्ताव क्यों लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में एक प्रस्ताव है कटौती प्रस्ताव। कटौती का मतलब है कट करना। ठीक है, तो जिस प्रस्ताव के द्वारा सरकार या फिर उसके किसी विभाग द्वारा धन के लिए प्रस्तावित मांगों में कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कोई भी धन की मांग की जाती है और फिर उसकी कटौती के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है कि इसमें कटौती की जानी चाहिए, तो इस तरह का प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव। अब देखो, कटौती भी तीन तरीके की जा सकती है। पहली होती है नीतिगत कटौती, यानी मांग की राशि जो है उसको घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। यानी जितनी भी मांग विभाग के द्वारा की गई थी, जितनी भी मांग सरकार के द्वारा की गई थी, उस पूरी मांग को घटा करके 1 रुपया कर दिया। तो इस तरीके की कटौती क्या हो गई? नीतिगत कटौती। उसके बाद आएगी सांकेतिक कटौती, यानी मांग की राशि में 10 रुपए की कमी की जाए। यानी सांकेतिक का मतलब है कि कमी तो कर रहे हैं लेकिन एक सिंबॉलिक रूप से, यानी एक सांकेतिक रूप से, बहुत कम न के बराबर। तो विभाग ने जितना भी मांग की है, सरकार ने जितनी भी मांग की है, उस मांग में हम कितने रुपए कम कर रहे हैं? 10 रुपए तक कम कर रहे हैं। तो इस तरीके की कटौती क्या होती है? सांकेतिक, यानी संकेत के रूप में हम क्या कर रहे हैं? इसमें कट कर रहे हैं। एक होता है अर्थगत या मितव्ययी कटौती, जब मांग की राशि में उल्लिखित राशि की कमी कर दी जाए। यानी जो मांग की राशि है उसमें जो राशि लिखी हुई है उसी की कमी कर दी जाए, तो उस ऐसी कटौती क्या होती है? अर्थगत व मितव्ययी कटौती। तो क्या प्रस्ताव देखिए, एक तो निंदा प्रस्ताव हमने देखा, उसके बाद में एक ये कटौती प्रस्ताव, और उसके अलावा हमने किसके बारे में बात की थी? एक धनाकर्षण के प्रस्ताव के बारे में हमने कंप्लीट इसमें डिस्कस किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रस्ताव समझ में आ गए होंगे। अब हम आते हैं सदन की भाषा को लेकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस तरह के मुद्दे काफी चलते भी रहते हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह में देखा होगा, तो वहां पर जितनी भी कार्यवाहियां होती हैं कोर्ट की, उसके जो मूल रूप से जो डिसीजन लिखे जाते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। जबकि जो बहुत सारी जो जनसंख्या है वो हिंदी भाषी है, तमिल है, तेलुगु भाषा के लोग हैं, है ना। तो बहुत सारी भाषाओं का एक संगम है भारत। तो वहां पर अधिकतर जो फैसले लिखे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किस में लिखे जाते हैं? अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करता है सदन की भाषा को लेकर के, यानी विधानसभा में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, विधानसभा की कार्यवाही किस भाषा में संचालित होगी, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 210। अब देखो, आर्टिकल 210 क्या कहता है कि सदन का कोई भी सदस्य हिंदी अथवा अंग्रेजी, ये दो भाषाएं यहां पर लिखी हुई, या तो हिंदी या फिर अथवा अंग्रेजी में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि सदन का कोई भी सदस्य या तो हिंदी में अपने विचार व्यक्त करेगा या फिर अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त कर सकता है। दूसरी बात इसमें यह लिखी हुई है कि यदि संबंधित सदन का अध्यक्ष यह अनुमति दे देता है तो सदस्य जो है अपनी जो मातृभाषा है उसमें भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, इसमें सिंपल सा ये लिखा हुआ है कि जो सदस्य हैं वो विचार किस में व्यक्त कर सकते हैं? हिंदी वो अंग्रेजी में। लेकिन यदि संबंधित सदन का अध्यक्ष परमिशन दे देता है तो आप अपनी भाषा में क्या है? अपने विचार रख सकते हैं, अपनी मातृभाषा जो है उसमें अपने विचार रख सकते हैं। इसकी परमिशन कौन देगा? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो इसकी परमिशन देता है। उसके बाद में आर्टिकल 211, ये किस बारे में बात करता है? ये इस बारे में बात करता है कि राज्य विधानमंडल न्यायपालिका के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं कर सकता है। यानी राज्य विधानमंडल में यदि कोई भी कार्यवाही चल रही है, विधानसभा में कोई भी कार्यवाही चल रही है, तो आप जुडिशरी के बारे में, आप न्यायपालिका के बारे में, आप जजेस जो न्यायाधीश हैं उनके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 211 में लिखा हुआ है। अब देखो भाई सब, यानी विधानमंडल को तो मना कर दिया कि आप लोग न्यायालय के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते, न्यायपालिका पर टिप्पणी नहीं कर सकते। फिर उसका अगला क्लोज क्या जोड़ा गया? अगला आर्टिकल 212, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो न्यायपालिका है
वो भी सदन की जो कार्यवाही है, विधानमंडल में जो बीच सदन में जो कार्यवाही चल रही है उसके बारे में न्यायपालिका भी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यानी न तो राज्य विधानमंडल न्यायपालिका के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी करेगा और न ही न्यायपालिका राज्य विधानमंडल में होने वाली किसी भी व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती है। यानी न तो न्यायपालिका राज्य विधानमंडल में हो रहे किसी व्यवहार पर टिप्पणी कर सकती है, न ही राज्य विधानमंडल न्यायपालिका के बारे में कोई टिप्पणी कर सकता है। तो राज्य विधानमंडल न्यायपालिका पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करेगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 211। न्यायपालिका विधानमंडल की कार्यवाही, विधानमंडल में जो व्यवहार हो रहा है उस पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करेगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 212। 3 आर्टिकल याद रखने हैं आपको, 210, 211, 212। 210 किसके बारे में है? भाषा के बारे में। 211 किसके बारे में? विधानमंडल न्यायपालिका पर टिप्पणी ना। उसके बाद में 212 यानी न्यायपालिका विधानमंडल पर टिप्पणी नहीं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हैं विधानसभा की कार्यवाहियों को लेकर के, क्योंकि इसके बाद में विधानसभा का जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में हम थोड़ा सा फैक्ट की तरफ जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष की ट्रिक्स को लेकर के, विधानसभा प्रथम विधानसभा से लेकर अंतिम जो अभी वर्तमान में विधानसभा चल रही है इसके बीच बीच में क्या हुआ, उपाध्यक्ष की जो ट्रिक्स हैं उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स को। देखो आर्टिकल 198 इस तरह के आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे धन विधेयक भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में परिभाषित है? तो धन विधेयक को आर्टिकल 198 में परिभाषित किया गया है। तो धन विधेयक से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 198। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम बजट कहते हैं, जो बजट है जिसे भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो उस वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उल्लेख कहां पर है? आर्टिकल 202 में। उसके बाद में आर्टिकल 204 किसके बारे में बात करता है? विनियोग विधेयक के बारे में बात करता है। आगे हम देखेंगे विनियोग विधेयक क्या होता है। आर्टिकल 206 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान। यानी लेखानुदान क्या होता है, प्रत्यानुदान क्या होता है, अपवादानुदान क्या होता है, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 206। 207 बात करता है वित्त विधेयक के बारे में। 208 बात करता है कि राज्य विधानमंडल के कोई सदस्य अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। यानी राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य अपनी प्रक्रिया, अपने नियम संचालन के लिए क्या बना सकता है? नियम बना सकता है। विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। और प्रक्रिया और नियम के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 208 में। तो 2-3 बातें याद रखनी। पहली चीज, धन विधेयक को कहां पर परिभाषित किया है? आर्टिकल 198 में। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी कहां पर है? आर्टिकल 202। विनियोग विधेयक के बारे में जानकारी कहां पर है? 204। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान की किस आर्टिकल में? 206 में। वित्त विधेयक के बारे में कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 207 में। और राज्य के विधानमंडल का कोई सदस्य अपनी प्रक्रिया और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए रूल एंड रेगुलेशंस बना सकता है। ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 208 में लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को याद रखना, क्योंकि आरपीएससी जो है वो आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड इनको मैच करवाने के लिए कहा जा सकता है कि आर्टिकल 204, आर्टिकल 202, 198 और 206 ये थोड़े से सिमिलर आर्टिकल लगते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखते हैं धन विधेयक को लेकर के, यानी धन विधेयक क्या होता है, ठीक है। विनियोग विधेयक क्या होता है और उसके बाद में लेखानुदान के बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज की धन विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है। तो इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है कि धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक में ऐसे विधेयक शामिल होते हैं जिसमें किसी कर का अधिरोपण करना हो, कर की दर में वृद्धि करनी हो, कमी करनी हो अथवा कर को समाप्त करना हो। यानी ऐसा विधेयक जिसके माध्यम से कोई कर अधिरोपित किया जाता है, यानी कोई नया टैक्स लगाया जाता है जनता पर, टैक्स की जो दर है उसमें वृद्धि कर दी जाए, या फिर टैक्स की जो दर है उसमें कमी करनी हो, या फिर उस टैक्स को ही समाप्त करना हो। तो इस तरीके का जो विधेयक होता है उस विधेयक को क्या कहते हैं? धन विधेयक कहते हैं। या फिर किसी उधार लेना, किसी से उधार लेना या फिर उस किसी को उधार देना हो, संचित निधि से धन निकालना हो, यानी संचित निधि से भी धन निकाल लेंगे तो इसके लिए एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे, तो वो किस कैटेगरी में आता है? धन विधेयक की कैटेगरी में आता है। और संचित निधि पर किसी भी व्यय को भारित करते हैं। भारित व्यय का मतलब है कि उस व्यय पर विधानसभा में किसी भी तरह की कोई वोटिंग नहीं होगी। जैसे न्यायाधीश के वेतन है वो संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी उन पर किसी भी तरह की कोई वोटिंग नहीं हो सकती।
तो किसी भी व्यय को, किसी भी वेतन को अगर आप संचित निधि पर भारित करना चाहते हैं तो उससे संबंधित कौन सा विधेयक होता है? धन विधेयक होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है। तो धन विधेयक क्या होता है कि किसी कर का अधिरोपण करना हो, कर की दर में वृद्धि करनी हो, कर की दर में कमी करनी हो, या फिर कर को समाप्त करना हो, या फिर जो है वो किसी को उधार लेना हो, किसी से उधार लेना हो, किसी को उधार देना हो, ये वाला मामला हो गया। या फिर एक मामला हो गया कि संचित निधि से आपको पैसों की जरूरत है, आप पैसे निकालना चाहते हैं, या फिर कोई वेतन है उसको आप किस पर भारित कर रहे हैं? संचित निधि पर भारित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है? धन विधेयक की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में आता है विनियोग विधेयक। क्या होता है देखो, इसको भी हम देखते हैं। तो बजट में प्रत्येक विभाग के द्वारा अनुदान की मांगें प्रस्तुत की जाती है। इन अनुदान की मांगों पर विचार विमर्श के बाद विनियोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि बजट आता है, बजट से पहले जो विभाग है वो कई तरह के अनुदान की डिमांड करता है, और वो जो अनुदान की मांगे हैं उनको जो है विचार विमर्श के बाद में विनियोग विधेयक के रूप में क्या है? पेश किया जाता है। यानी विभाग जो है, प्रत्येक विभाग के द्वारा जो अनुदान की मांगे प्रस्तुत की जाती हैं तो उन मांगों पर विचार विमर्श होता है, और विचार विमर्श के बाद में वो मांगे विनियोग विधेयक के रूप में क्या की जाती हैं? प्रस्तुत की जाती हैं। उसके बाद में एक लेखानुदान होता है जिसमें लिखा हुआ है कि बजट पारित होने तक अप्रैल मई के खर्चों के लिए सरकार लेखानुदान पेश करती है, जो कि बजट का 1/3 होता है। पहली चीज ये याद रखना कि लेखानुदान कितना होता है? बजट का 1/3 होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि लेखानुदान बजट का 1/3 होगा। और लेखानुदान क्या होता है? जैसे मान लो सरकार बजट कब पेश करती है? फरवरी में पेश करती है। फरवरी में जब सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है तो उस बजट पर विचार विमर्श होता है, और बजट को पारित होने में 2 से 2.5 महीने लग जाते हैं। तो आप सोचो कि 2 से 2.5 महीने बाद बजट पारित होगा, तो इस बीच का जो हिस्सा है इसमें खर्चा कैसे चलेगा? तो इसके खर्चों के लिए, यानी अप्रैल और जो मई का जो महीना है, इसके खर्चों के लिए सरकार जो है लेखानुदान पेश करती है। यानी लेखानुदान के माध्यम से एक सदन में पेश किया जाता है, और ये लेखानुदान टोटल जो बजट होता है उसका 1/3 होता है। और जब इसको विधानसभा पारित करती है तो ये लेखानुदान के माध्यम से अप्रैल और मई में जितने भी खर्चे होते हैं वो किससे किए जाते हैं? लेखानुदान से किए जाते हैं। तो आप लोगों को ये तीनों में फर्क भी पता लग गया होगा। धन विधेयक क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, लेखानुदान क्या होता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया विधानसभा की कार्यवाही के बारे में, कि विधानसभा में प्रस्ताव कैसे पेश किए जाते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव होते हैं, विधेयक किस तरीके के हो सकते हैं, भाषा कैसी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कार्य प्रणाली वाली समझ में आ गई होगी। मुझे पता है कि थोड़ी सी क्लास आप लोगों के लिए मुश्किल भी रही होगी, थोड़ी सी आप लोगों को बोरियत भी फील हो रही होगी, लेकिन जब आपके प्रश्न इस क्लास एग्जाम में आएंगे तो आप लोग के प्रश्न सही होंगे तो आप लोगों को बहुत मतलब अच्छा महसूस होगा उसके बाद कि हमने वो क्लास ली थी और उसकी वजह से हमारे क्या हो गए? प्रश्न सही हो गए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।